हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत के लिए तैयार होते हैं भारतीय बाजार। दुनिया भर के बाजारों से है मजबूती के संकेत और ये है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन है एक्सपायरी का, वहाँ पर नजर है सर हमारी। और इस साल की पहली छुट्टी भी आने वाली है सर। हाँ, 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस में धूमधाम से मनाएंगे इस बार गुरुवार को, इसलिए एक्सपायरी बुधवार को ही होगी। लेकिन इस बड़े एक्शन पैक डे में एक एक्शन मिसिंग है। अच्छा, वो कौन सा? चीन। हाँ, 7 दिन की छुट्टी। नया साल वो 7 दिन की छुट्टी के तौर पर मना रहे हैं और सिंगापुर के बाजार भी 2 दिन बंद है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज के ट्रिगर्स के साथ कि इस हफ्ते की और आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत हमें किन संकेतों के दम पर करनी है। और 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद डाउ ने एक रिकवरी दिखाई है 325 अंकों की, लेकिन नैस्डैक ने दौड़ लगाई है। गजब की मजबूती नैस्डैक में दिखी है, लगभग 2% से ज्यादा की। वीकेंड पर ढेर सारे नतीजे आए, दिग्गजों के नतीजे, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, निफ्टी के दिग्गजों के नतीजों पर आज एक्शन रहेगा। और साथ ही अल्ट्राटेक और कई सारे ऐसे मिड कैप बैंक्स भी हैं, मिड कैप दूसरे स्टॉक्स भी हैं जिनके नतीजे आपको शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद आए हैं, जिनका एक्शन आज दिखने वाला है। आज एक्सिस बैंक अपने नतीजे पेश करेगा और वायदा कारोबार की 4 कंपनियां, इनके भी रिजल्ट्स आज ही आने वाले हैं। लेकिन वायदा कारोबार के 2 खिलाड़ियों की विदाई होती नजर आ रही, आज नहीं अप्रैल सीरीज से। फर्स्ट सोर्स, टोरेंट पावर, ये वायदा कारोबार से हो जाएंगे बाहर। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर हमें करना है आज पूरा एक्शन। बिल्कुल, तो चलिए नए हफ्ते की शुरुआत है और सर शुरुआत करने के लिए जो ग्लोबल संकेत आए ये काफी सपोर्टिव दिख रहे हैं। एसजेएक्स भी देखिए डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। फाइनली अमेरिका में भी एक रिबाउंड आया। अब गिर क्यों रहा था वो भी थोड़ी एनालिसिस हमने करी थी। चढ़ा क्यों, रिवर्सल के क्या संकेत थे, ये क्या दिखा सर आपको? दीप, 2 चीजें। एक, आपको याद होगा कि शुक्रवार को जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो मुश्किल से 5-10 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर नीचे थे, एकदम फ्लैट थे। तो हम कह भी रहते कि 3 दिनों तक लगातार 1300-1400 पॉइंट घटने के बाद डाउ एक रिकवरी दे भी सकता है और अगर ट्रेंड के साथ जाए तो कमजोर भी हो जाए। लेकिन नैस्डैक अपने आप में बेहद मजबूत है, गिरने में पीछे और बढ़ने में आगे, और वही ट्रेंड आपको शुक्रवार को दिखा है। तो शुक्रवार की अमेरिकी बाजारों की रिकवरी जो है डाउ की, उसमें कोई खास बहुत पढ़ने और समझने की बात है नहीं। एक 3 दिन से पिटने के बाद एक बाजार को एक तकनीकी तौर पर जो रिकवरी देनी होती वही हुई है। मजबूती देखना चाहते हैं आप अमेरिकी बाजारों में, तो मजबूती डाउ में मत देखिए, नैस्डैक में देखिए, जो गजब का स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। और इस हफ्ते कई सारी दिग्गज आईटी और टेक कंपनियों के नतीजे हैं, वो नैस्डैक की दिशा दशा तय करेगी कि नतीजों के पहले इतनी मजबूती के साथ अगर नैस्डैक बना हुआ है तो वो मजबूती अपनी बरकरार रख पाता है नहीं। लेकिन बाकी जो ट्रिगर्स हैं अमेरिकी बाजारों से जो हमारे लिए आते दिख रहे हैं, ज्यादातर पॉजिटिव है। 8 महीनों के निचले स्तरों पर आपके लिए पहुंचता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स बड़े लंबे समय बाद 102 के नीचे आया है, 101 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। ये डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी बात जो है दीप, वो ये है कि बॉन्ड यील्ड्स आपके 3.5% के आसपास, इसके थोड़े से नीचे बने हुए, वहां चिंता की कोई बात है नहीं। यानी कि ज्यादातर फैक्टर्स आप अमेरिकी बाजारों से लेना चाहें, नेचुरल गैस के दाम 50% घट चुके हैं ऊपरी स्तरों से, जो एनर्जी कॉस्ट है जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका में काफी हद तक आपको इन्फ्लेशन काबू में लाना है, ये एक सपोर्ट देने वाला फैक्टर है। हमारे लिए सिर्फ एक ही नेगेटिव और कुछ हद तक बाकी बाजारों के लिए भी वो कच्चा तेल का दाम वापस से बढ़ना, $87 के ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे कच्चा तेल ऊपर सरकता हुआ नजर आ रहा है, वो एक हल्की सी चिंता की बात हो सकती है। ऑलमोस्ट $9, हाँ, 78 तक गया था, 77-78 से तो $10 के आसपास की रिकवरी होगी, चुपचाप धीमे धीमे आराम से बढ़ते बढ़ते। सो अब वो है ना 90 के आसपास आने पर वो स्ट्रेस वाली रेंज में आता है। अभी तक तो इग्नोर वाली रेंज में है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है ना, थोड़ा बढ़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, इतना घटा है। तो वो वाले कंफर्ट जोन में अपने आप को हम रख रहे हैं। लेकिन 90 के आसपास आते ही वो कंफर्ट जोन से निकल जाएंगे, चिंता वाले जोन में आ जाएंगे। सो आई थिंक अभी कच्चे तेल पर बाजार का रिएक्शन इसलिए भी नहीं है दीप कि जब कच्चा तेल घट रहा था $85 के नीचे, तब हमने कोई पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं दिया। तो अब बढ़ रहा है तो हम कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं दे रहे हैं। सो मेरे ख्याल से हमारे लिए 2 ही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डाउ, दूसरा हमारे एफआईएस के आंकड़े। सो पहला फैक्टर डाउ, अमेरिकी बाजार, ऑल इज वेल, कोई चिंता की खास बात नहीं। लेकिन सिंपल सी चीज ये भी है कि कोई बहुत अति उत्साह वाली भी बात नहीं है, तकनीकी रिबाउंड है जिस पर हम चल रहे हैं। रहा सवाल नैस्डैक का, मेक और ब्रेक वाला हफ्ता है, नतीजे ढेर सारे, नतीजे के पहले बहुत मजबूत है, गलती की गुंजाइश है नहीं। सो इस हफ्ते देखना होगा कि आईटी और टेक कंपनियों के नतीजों के बाद नैस्डैक का रुझान कैसा रहता है, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मजबूती के लिए नैस्डैक आपको मजबूत चाहिए, जैसे ठीक हमारे यहाँ बैंक निफ्टी चाहिए ना, एग्जैक्टली वो मूड बनाता है। और डाउ ठीक है,
अभी भी वहां पर भी वैसे ही हाल है। मजबूती नेस्डेक से आएगी, डाउ पीछे चलेगा। हमारे यहाँ मजबूती बैंक निफ्टी से आएगी, निफ्टी पीछे चलेगा। और हमारा बैंक निफ्टी तो अच्छा भी रहा है सर, फ्राइडे को देखिए परफॉर्म कर रहा है। राइटली सो एब्सोल्युटली। आप देखिए वीकेंड पे जो रिजल्ट्स आए वो हम विस्तार से बात करेंगे और उसके दम पर बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ भी है। तो चलिए, ये तो रहा बात। हमें क्या अप्रोच लेनी है? बैंक निफ्टी की तो हम बात करेंगे, बैंक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, 3 ही दिन है एक्सपायरी के इस बार। तो इस हफ्ते एक्सपायरी के लिहाज से और फिर बजट में भी हम नजर डाल रहे हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? सेम है, कोई बदला नहीं दीप। जब तक लेवल ना बदले अप्रोच नहीं बदलनी। ओके, सिंपल सी चीज है। 17,700 17,800 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और प्रिसाइज आपको चाहिए तो 17,750 17,850 ये रेंज बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाए तब तक चिंता की बात नहीं। मैं प्रिसाइज रेंज आपको देता हूँ, लिख लीजिए 17,750 17,850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में जब भी आए आपको खरीदारी करनी है। 18,150 18,250 ये ऊपर रुकावट की जगह है। इस रेंज में जब भी आए बिकवाली करनी। 17,700 के नीचे जिस दिन आप बंद होंगे आप समझ लीजिए कि मुझे और कमजोर होना है। 18,300 के ऊपर जिस दिन आप बंद होंगे आप समझ लीजिए मुझे और मजबूत होना है। राइट। तब तक आप वो मिडफील्ड में इधर से उधर पास देते रहो, जो आपने मीम्स बनाए उसी तरह के पास अभी भी वो चल रहा है। हाँ। देखो सिंपल सी चीज है। कई बार आपको 17,800 के आसपास पहुंचा है निफ्टी और हर बार डर लगता था आपकी बार गया, लेकिन गया नहीं। अब सेम उसके विपरीत हो रहा है। रोज 18,100 18,200 की रेंज में ऊपर आता है और आपको लगता है अब पार किया, हो नहीं रहा। वो किसी एक दिन होगा और किसी एक तरफ होगा। वो दिन कौन सा है और तरफ कौन सी है, गॉट इट। इसका अंदाजा लगाने के बजाय ये काम करें कि जब तक रेंज के ऊपरी सिरे पर आए देना है, रेंज के निचले सिरे पर आए तो लेना है। गॉट इट। अब आप देखिए, शुक्रवार को हमने ये कहा था कि किसी तरह की पोजीशन फ्रेश बनाकर मत जाए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 17,850 का आपके पास पुट होना चाहिए, शॉर्ट है 18,150 का कॉल होना चाहिए। 150-200 पॉइंट से ज्यादा का मूव आए तो उसकी आप तैयारी करो। अब मुझे बताइए, और रेंज के बीचों बीच में आप 18,000 पर बंद हुए, करेक्ट। अब सिंपल सी बात यह कि दीप, जब आप इतनी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लेवल से ही खरीदना पड़ेगा। आपको जब मौका, और वहां पर कॉन्ट्रा कॉल ही लेना पड़ेगा। किसी एक दिन जिस दिन गलत होंगे उस दिन हो जाएंगे, उस दिन आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है। जब तक वो ना हो तब तक कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करते रहे। राइट, बेहतर यही है, तो ही आप पैसा बना पाएंगे। तो आज भी मजबूत शुरुआत होगी। मजबूत शुरुआत होने के बाद आप 18,150 के आसपास ऊपर नजदीक में जहां भी आपको मौका दिखे, जैसा मौका, वहां बेचना है, वापस वहां बेचना है 100%। नहीं, अभी वो संकेत नहीं कि हम निकल पाएंगे। 5 हफ्ते, आई थिंक 5 हफ्ते हो गए सर, हो गए, बिल्कुल हो गए। और मतलब निकलेंगे तो ही कभी तो। किसी न किसी तरफ विक्स आपका इतना नीचे चल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेशन यानी कि जिसको सभ्य भाषा में मतलब रेंज बाउंड ट्रेड, कंसोलिडेशन, टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं हिंदी में, टाइम पास। हाँ, तो वो टाइम पास जो चल रहा है, कभी न कभी तो आप उसके बाहर निकलेंगे। अब बजट के पहले निकले या बजट के बाद निकले, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, चांस बन सकता है अगर ग्लोबल मार्केट से यहाँ से 1-2 दिन तेजी कर दे, हो सकता है आप 18,300 पार करके निकलने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ बजट के बाद बाहर निकले तो बेहतर है। ऊपर उसका रीजन है जी, बजट के पहले बाजार जितने हल्के होकर बजट में जाएंगे ना, बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा रहती है और घटने की जगह कम रहती है। और पहले आप मजबूत होकर जाएं, सब कुछ अच्छा सोच कर जाएं। देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, 17,800 आते हैं ना, सबको ये लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ रहा है, और 18,200 आते सब भूल जाते हैं। वो ये है, यहाँ याद नहीं आता कि बजट में टैक्स बढ़ सकता है। करेक्ट। सो वो भाव से आप अच्छा सोचने लगे, भाव से खराब सोचने लगे, ये बड़ी रिस्की चीज है ना। सो 18,200 पे भी आपको याद रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आ सकता है, और 17,800 पे भी याद रखना है नहीं आए तो बढ़ भी सकता है। राइट। सो आई थिंक हम ट्रेडिंग रेंज में जो फंसे हुए थोड़ा और वक्त बिताने देते हैं। जिस दिन 18,300 के ऊपर निकलकर टिकेगा, बंद होगा, उस दिन फुल फ्लेज नई तेजी और बड़ी वाली तेजी, आगे की तेजी के बारे में सोचेंगे। तब तक अपने को यहीं रुकना है। 17,750 17,850 आएगा तो लेना है, बीच में आराम से आप देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ, जो अच्छी चीज़ हो रही है भारतीय बाजारों में, वो है कि लगातार 4 दिनों से आपकी निफ्टी पर क्लोजिंग 18,000 के ऊपर हो रही है, और बैंक निफ्टी तो 42,000 के नीचे बंद हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी में तो सिंपल फॉर्मूला दी, 42,000 के नीचे बंद होगा तो फ्रेश खराबी होगी, 43,000 के ऊपर बंद होगा, याद है ना। 18 दिन तक 43,000 के ऊपर बंद हुए थे, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ,
18 दिन से ज्यादा अब हमने 43,000 के नीचे निकाल दिया, लेकिन 42,000 के ऊपर। सो अब 43,000 के ऊपर जब बंद होना शुरू होगा बैंक निफ्टी, हम भरपूर तेजी करेंगे। गॉट इट। और 42,000 के नीचे बंद होगा तो फ्रेश कमजोरी करेंगे। इधर सिंपल वही अपना 17,700 17,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, 17,800 की 850 के नीचे हम बंद नहीं हुए, और ऊपर में हम 18,250 के ऊपर बंद नहीं हुए। करेक्ट। तो 17,850 18,250 ये रेंज है आपकी, रेंज को एंजॉय करो। मतलब आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या हो रहा है, भले मार्केट टाइम पास करे, लेकिन आपको पता है ना कि मुझे किस लेवल पर क्या एक्शन लेना है, उतना काम हो गया। फिर कोई जरूरत थोड़ी कि एक तरफा तेजी एक तरफा मंदी होनी चाहिए। जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको तो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली कि करना क्या चाहता है। अगर आपको डायरेक्शन पता है, लेवल पता है, तो फिर कैसा भी मार्केट हो, फिर आप पैसा नहीं बनाओ, तो फिर तो स्किल्स की कमी है। करेक्ट सर, सीखना चाहिए जी। ठीक है, चलिए, तो ये ब्रॉडर व्यू और रेंज अभी भी इंटैक्ट है। रेंज के बाहर जब निकलेंगे तब मूव आ सकता है, बट आज बैंक निफ्टी पर रखने नजर सर। उन नंबर्स की भी बात करते हैं, पहले एक बार स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं सर। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड है, लोकल फंड्स के संकेत जो हैं डीआईएस के वो मजबूती के हैं, पॉजिटिव हैं, और वायदा कारोबार और सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। न्यूट्रल इसलिए रखा है सेंटीमेंट दीप, देखो अब क्या करो, देखो जी, एक तरफ निफ्टी दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद होता है 18,027 पर, और दूसरा बैंक निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद होता है 42,500 पर, जो इस पूरे रनअप की आपको सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली। करेक्ट। सो इसलिए दोनों ही इंडेक्स आपको इतना डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, एक को ऊपर जाना है, एक को नीचे जाना है। तो इसलिए सेंटीमेंट अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि जिनकी पोजीशन निफ्टी में उनका सेंटीमेंट अच्छा नहीं हो सकता, जिनकी बैंक निफ्टी में उनका खराब नहीं हो सकता, और ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव है। 17,950 18,025 आज के लिए पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है। पूरी संभावना है कि आप इसके नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन एकेडमिक पर्पज से नीचे की एक और सपोर्ट खरीदारी की रेंज जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन है 17,850 17,900 नोट करके रखें। ऊपर 18,075 18,150 इस रेंज में खुलकर आप टाइम पास करेंगे, देखेंगे कि और ताकत है, यानी संभावना दी ऑनेस्टली कम है कि इसके पार निकलकर आप बहुत भागें। 18,175 बहुत हो गया, तो 18,175 18,250 सप्लाई जो है इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आप में दम है, हिम्मत है, पैसे हैं और ट्रेड करने की समझ है, तो शॉर्ट भी करिए। हाँ। ये सारी चीजों का समावेश हो तो शॉर्ट करने का भी आप इस रेंज में सोच सकते हैं। ठीक है। देखो आना दोनों ही चाहिए, सिर्फ खरीदना है वो भी ठीक नहीं है। करेक्ट सर, शॉर्ट करना भी आना चाहिए, स्किल तो तभी बनेगी। हाँ, और शॉर्ट करने के लिए खाली इसलिए नहीं, प्रॉब्लम क्या है दीप, शॉर्ट करना आता है लोगों को, लेकिन किन लोगों को आता है? उन लोगों को कि अरे इतना बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, शॉर्ट कर दो। यही गलत नहीं होता। शॉर्ट इसलिए नहीं करना कि क्यों बढ़ गया और कितना बढ़ गया, शॉर्ट इसलिए करना है कि वो लेवल, वो रेंज ऐसी है जहां पर बेचना चाहिए। जिस दिन आपको ये शॉर्ट करने के माइंडसेट में फर्क समझ में आ गया, उस दिन आप एक अच्छे शॉर्ट सेलर भी बन जाएंगे और दोनों तरफ ट्रेड कर पाएंगे। अभी आप सर्वे करा लो, 90% ट्रेडर जो शॉर्ट करके बैठे, एक तो खड़े शॉर्ट करके काटेंगे नहीं, और शॉर्ट सिर्फ इसलिए कर, अरे इतना क्यों बढ़ गया ये, अभी ऐसा तो कोई कारण ही नहीं, ले तो नहीं पाए, चलो बेच ही दो। करेक्ट सर, यही गलत है, इसको ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी 42,225 42,375 है, ये आपके लिए पहला और मजबूत सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में आने पे ही आपके लिए खरीदारी बन जाएगी। इसके नीचे की संभावना नहीं के बराबर है, फिर भी नोट करके रखें 42,025 42,125। ठीक है, ये आपके लिए लेवल होगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 42,700 42,825, ये आज की एक बार की ऊपर की रेंज नजर आती है, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 42,950 और लंबे समय बाद मैंने 43,000 के ऊपर का लेवल भी दिया है, 43,150। और क्यों दिया वो भी बता दूं कि रिजल्ट्स का जब विश्लेषण करेंगे, सारे बैंक्स के रिजल्ट्स लगभग अच्छे हैं। अगर किसी में कोई बड़ी फॉलो बाइंग आ गई तो एक बार बैंक निफ्टी थोड़ा कमाल करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए हायर रेंज को रूल आउट नहीं करना है। नीचे की रिस्क लिमिटेड है, ऊपर की अपसाइड खुलने की तैयारी कभी भी बन सकती है, उसकी तैयारी रखनी, बनेगी तो स्क्रीन पर बनेगी और आपको पता चलेगा। बिल्कुल, तो तब तो हम वैसे आप गाइडेंस भी देंगे सर। आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सपोर्ट दी पे आप देखिए 18,025 पे आप बंद हुए, लेकिन चूंकि हम गैप से खुल रहे हैं तो मैंने पहले ही सपोर्ट लेवल 18,050 का रखा है। 18,050 18,025 18,000 तीन छोटे सपोर्ट लेवल है, 17,950 17,900 17,850 तीन मीडियम लेवल है।
ऊपर की तरफ के जो लेवल बनेंगे 18,100, 125, 150, 175, 200, या हर 25 पॉइंट पर रुकावट की जगह है। उसके बाद 18,250, 18,300 तक जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है हायर लेवल पर। बैंक निफ्टी 42,500 पर आप बंद हुए हैं। 42,450, 42,375 दो छोटे सपोर्ट लेवल है। 42,300, 42,225 दो मीडियम लेवल है। 42,175, 125 और 42,075 तक के बड़े लेवल के लिए आपको सपोर्ट पर ध्यान रखना है। हायर साइड पर 42,575, 675 और 725 तीन तो विजिबल है। 725 को हम 3 बार नॉक कर चुके हैं, बार बार पार करूं कहाँ पार करूं। आज बढ़िया दिन है, अगर 42,725 के पार निकल कर करना है, और डे ट्रेडर्स को उसके बाद आप शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। हालांकि एक रुकावट की जगह बनती है 42,825, 42,950, 43,000 पार किया तो आपको पता ही है फिर क्या होना है। 43,025, 43,150 फाइनल बड़े लेवल के तौर पर, ऊपर के लेवल के तौर पर। गॉट इट सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपके सामने। डेटा सर, एफआईएस की पोजीशन, पुट कॉल एफआईएस की पोजीशन 50% से बढ़कर 53% हुई है। इंडेक्स लॉन्ग थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन पुट कॉल रेशियो काफी तेजी से घटा है निफ्टी का, जिस तरह से डे लो पर बंद हुआ है 1.17 से 83, यानी कि 35 बेसिस पॉइंट घट गया। तो काफी हल्के मार्केट है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी पुट कॉल रेशियो कोई खास बढ़कर नहीं आया, जबकि मजबूत था 0.94। तो ये एक अच्छी बात है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर मंथली सीरीज के हफ्ते की शुरुआत, ऐसे तो शुक्रवार को ही मान लो, लेकिन इस कैलेंडर हफ्ते की शुरुआत हम हल्के नोट पर कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है। इंडिया विक्स कमी है 1% नीचे, कोई दिक्कत की बात। ठीक है। मौजूदा पोजीशंस क्या करना है? स्टॉप लॉसेस 17,950। आज स्टॉप लॉस हमने ऊपर खींच लिया है, 18,000 के नीचे बनता है। 50 पॉइंट का लीव देकर इंट्राडे क्लोजिंग दोनों 17,950। 4 दिन से आप 18,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, इसलिए अब 18,000 आपका क्लोजिंग, और इंट्राडे भी 17,950 रख सकते हैं। और बाकी तो जिनको दूर का रखना है उनका 17,850 से ही, कोई चिंता की बात नहीं, बट मेरे ख्याल से यही काफ़ी है। बैंक निफ्टी यहाँ भी स्टॉप लॉस हमने ऊपर खींचा है, क्लोजिंग 42,000 ही रखा है दीप, लेकिन इंट्राडे के लिए 42,300 कर दिया है। और स्पेशली आज 42,300 को इसलिए फॉलो करना चाहिए, अच्छे बैंकों के नतीजों के बावजूद अगर 42,300 तोड़ता है निफ्टी, तो फिर लॉन्ग रहने में समझदारी नहीं। फिर आप कहोगे नहीं तो मैं 42,000 के बाद ही बेचूंगा, 300 और रिस्क रखूंगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 300 की रिस्क भी क्यों रखनी है? डिसिप्लिन के तौर पर 42,300 इंट्राडे स्टॉप लॉस, 42,000 क्लोजिंग स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस में कोई बदलाव नहीं है, जो पिछले 3 दिन से चल रहे हैं आज भी वही है। 18,200 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर यही आपका स्टॉप लॉस है जी। 42,750 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉप लॉस सर लगता है आज ट्रिगर होगा। 725, 750 कुछ भी रख लीजिए, ये आज ट्रिगर हो जाएगा। इंट्राडे में तो हो ही जाएगा एक बार, क्लोजिंग का पता नहीं। ठीक है। नई पोजीशंस क्या खरीदे? निफ्टी 17,950 के स्टॉप लॉस के साथ 18,075, 102 छोटे टारगेट हैं। 125, 150, 18,175 3 मीडियम टारगेट, 18,200 के फाइनल टारगेट, यानी कि 250 पॉइंट यहाँ से हो जाते हैं। बहुत है, इतना बन जाए तो क्या कहना। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल शौक फरमाएं शॉर्ट करने का। 18,150 से मूड बनाएं, 18,125 पे भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है वहाँ पर, डाउ फ्यूचर्स कैसे है, बाकी मूड माहौल कैसा है, बैंक निफ्टी कैसा पोजीशन कर रहा है, बैंक निफ्टी सपोर्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर आप 18,100 के ऊपर से मूड बनाना शुरू करें। 18,150, 18,200 अच्छी रेंज है, इस रेंज में एक बार बेचना चाहिए। 18,250 तक भी बेच सकते हैं आप। ऊपर का जो टारगेट होगा वो 18,300, स्टॉप लॉस होगा 300 का, तो इसकी जो रेंज है बेचने की दीप वो 18,150, 18,250 कर लीजिए। 150, 200, 250 तीन टुकड़ों में बेचिए। 18,300 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। जो टारगेट बनेंगे 18,100 और 18,050 दो छोटे टारगेट हैं। 18,025 और 18,002 मीडियम टारगेट। 17,950, 17,900 बड़े फाइनल टारगेट आएंगे नहीं। अच्छा, आज तो खैर मूड माहौल थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 42,300 के स्टॉप लॉस से खरीदना है आपको बैंक निफ्टी को, और टारगेट जो बनेंगे 42,575, 675 और 725, ये तीन तो विजिबल टारगेट है। इसी रेंज में कहीं कहीं खुलेंगे, हम इसके आसपास ही खुलने चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ और मजबूती बनती है, यदि हाँ तो 42,825 और 42,950 इस रेंज को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार 42,725 के ऊपर टिके तो यहाँ जरूर पहुंचेंगे दीप। उसके बाद है असली चुनौती, क्योंकि 43,000 को मनोवैज्ञानिक तौर पर पार करने में वक्त लगेगा। या तो 43,025, 43,150 ये आपके लिए रहे। बता दूं आपको कि अगली जो रुकावट की बड़ी रेंज होगी 42,825 और 42,950 के बाद, वो 43,150 और 43,250 की निकल कर आएगी। वक्त है, लेकिन आगे बड़ी रेंज फिर नेक्स्ट वो होगी आपके लिए। ठीक है सर। बैन लिस्ट में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं
एक बार बेचने की राय हमने नहीं दी ना। नहीं बेचने हाँ, माफी हाँ, बेचने के लिए अगर बेचना है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है 42,825 42,950 की रेंज में अगर आप चाहें तो एक चांस ले सकते हैं बेचने का। स्टिक स्टॉप लॉस आपका 43,050 का होगा, क्योंकि अगर 43,050 पार कर ले तो आपको थैंक यू कर लेना चाहिए। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आप 42,850 825 950 पे पहुंचे तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। इसलिए अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो वहां पर शॉर्ट करें स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 42,725 675 और 603 छोटे टारगेट है, 550 और 502 मीडियम टारगेट है, 42,450 42,375 फाइनल टारगेट के लिए। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे आज के फाइनल टारगेट। देखते हैं ये रेंज के बाहर बाजार निकलते हैं या अभी भी वहीं पर रहेंगे। बैन लिस्ट में बहुत बदलाव हुए हैं सर। पीवीआर जो हम बात कर रहे थे ऐड हो गया है बैन में। डेल्टा और एल&टी फाइनेंस अभी भी बैन में बने हुए हैं, बट उसके सामने जीएनएफसी और मनप्पुरम फाइनेंस, ये दोनों काउंटर्स बैन से बाहर निकल आए हैं, तो इन पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। थोड़ा डेटा की बात करें सर, कैसे समझना है फंड्स का डेटा? कैश में सेलिंग है बट फ्यूचर्स में अच्छी खासी बाइंग आई है सर। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस तो नहीं हूँ। खाली 13,000 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं, ऑप्शन ज़्यादा खरीदे हैं। ऑप्शन खरीदने में मुझे आजकल मज़ा नहीं आता। मतलब ऑप्शन में वो दोनों तरह की पोजीशन बनती है, और एल्गो ट्रेडिंग वाले भी बहुत सारे हों, उसमें ट्रेड होते हैं, हेजिंग के भी बहुत सारे हैं। तो अपने फ्यूचर्स देखना है और साथ ही कैश देखना है। 2,000 करोड़ की बिकवाली है और सामने लगभग उतनी खरीदारी इंडेक्स और स्टॉक्स मिला के। सो वेटेज के लिहाज से मैं हमेशा कैश मार्केट के डेटा को ज्यादा वेटेज देता हूँ, इसीलिए मैंने एफआईएस के डेटा आज भी न्यूट्रल रखने के बजाय थोड़ा बड़ा सेल फिगर है, इतना बड़ा नहीं आ रहा था। छोटे हो गए थे, अब तो फिर बड़ा हो गया, इसलिए मैंने नेगेटिव रखा, मैंने पॉजिटिव नहीं रखा। वायदा कारोबार की खरीदारी वाली मजबूरी की होती है और कैश मार्केट की मजबूती की, दोनों में इतना ही फर्क है। खाली एक ही लेटर तो अलग है, मजबूती और मजबूरी, इम्पैक्ट ज्यादा है ना। उसी में कितना फर्क हो जाता है ना। एक आदमी मजबूत है, दूसरा मजबूर है। अब समझ में आ गया कि कितना फर्क है। ओके, तो ये लोकल फंड से भी अच्छी खरीदारी की, 1,500 करोड़ की बढ़िया मानी जाएगी, ये अच्छा है आपके लिए। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, 18,100। अब जो मैं आपको बात बोलूँगा आपको मज़ा नहीं आएगा। 75 पॉइंट आप बढ़ जाते तब तक कोई कूदने की जरूरत नहीं कि हम बहुत मजबूत खुले। 18,100 से ही गिनना है आपको कि आप मजबूत है। 18,100, हाँ ओके। क्योंकि 18,100 के पुट पर हैं 77 लाख शेयर, ठीक है, कितने 77 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जी। और मंथली सीरीज में 18,100 के कॉल पर ही 75 पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दोनों 18,100। और वहां कितने पता है? 1.25 करोड़ शेयर, 1,27 लाख शेयर, जिसमें 84 लाख तो 89 लाख शेयर तो फ्राइडे को ही जुड़े हैं। सो 18,100 पार करके टिकेंगे तो ही शॉर्ट करने वाले ट्रेडर्स पहली बार अपने को ट्रैप महसूस करेंगे। और असली शॉर्ट करेंगे 18,150 175 पार करने के बाद ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। आमतौर पर शॉर्ट कवरिंग तब आती है जिस प्राइस का, जिस स्ट्राइक प्राइस का पोजीशन शॉर्ट हो, उसके 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकलकर स्पॉट निफ्टी ट्रेड करने लगे। समझिए कैसे। 18,000 पर बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन खड़ी है कॉल ऑप्शन में, कॉल बेच के खड़ा। 18,100 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो 18,000 वाले को तनाव आएगा। या 18,100 पर 1.25 करोड़ शेयर है, 18,200 के ऊपर निफ्टी जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो 18,100 का कॉल राइटर तनाव में आएगा, प्रेशर में बैकफुट पे आएगा। इसलिए होगी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग। अब 1.25 करोड़ में से 25 लाख हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मजा कब आता है? जब 1.25 करोड़ में से 1 करोड़ शेयर वाले ये सोचे कि ना 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 काट लो भाई, काट लो, बैंड बच जाएगी। करेक्ट सर, तब जाके बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती। तो इसलिए 18,100 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। उसके बाद ऊपर 18,200, नीचे 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये दो पिलर हो गए, 18,000 18,200, बीच में 18,100 मेक और ब्रेक लेवल। 75 पॉइंट जब तक बढ़ जाए, 18,100 तक आए, तब तक ठीक है ना भाई। कोई ऐसा कोई हमने पहाड़ नहीं तोड़ लिया। 18,100 से गिनने का 1 पॉइंट ऊपर, ये डेटा बता रहे, मैं नहीं कह रहा। बैंक निफ्टी सिमिलर सिचुएशन है। मंथली एक्सपायरी के टाइम बहुत कम ऐसा होता है दीप कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो। 18 हाईएस्ट वाला 18,100 पर निफ्टी में, सेम बैंक निफ्टी में 42,500, और बंद भी आप 42,500 पे है। 42,500 के पुट पर 27 लाख शेयर हैं, कॉल में 29 लाख शेयर है। बस दिक्कत है कि निफ्टी की जैसे बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है। ठीक है, 30 लाख शेयर कम नहीं होते। सो बैंक निफ्टी भी आपके लिए नीचे में सिंपल सी चीज़ है। 42,300 42,375 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा। 42,725 के ऊपर निकल के टिके। सो बेसिकली आपको 375 725
125 पॉइंट नीचे की तरफ, 225 पॉइंट ऊपर की तरफ, ये गिन के चलना है। 725 के ऊपर और मजबूत होंगे, 825 950 तक जाएंगे। 375 के नीचे हुए तो आप 225 तक जाएंगे। ये बैंक निफ्टी के डेटा आपके लिए। ठीक है सर, समझ गया। तो सारे लेवल, सारे डेटा आपके सामने है। बैंक निफ्टी पर रखनी है नजर। जरा नंबर्स की भी अब बात कर लीजिए सर। इतने सारे बैंक नंबर्स, पहले वहीं पे फोकस करते हैं। ओवर द वीकेंड आए एक भी मतलब ऐसे नंबर्स बैंक्स में आप देखेंगे तो जो आपको खराब नहीं लगेंगे। मतलब आईसीआईसीआई बैंक सुपर स्टेलर परफॉर्मेंस है। मतलब कई सालों के 8-10 सालों के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आई है। कोटक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.5% के आसपास कोटक में पहुंचे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। एसेट क्वालिटी सब में इंप्रूव हो रही है। लोन ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है। तो मतलब, और इसके बाद छोटे बैंक्स में आइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत शानदार नंबर्स हैं। आरबीएल नंबर्स ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट इतने मजबूत नहीं दिख रहे और स्टॉक भी भागा हुआ है, बट ऐसे नंबर खराब नहीं है किसी भी लिहाज से। बंधन बैंक इस पूरे पैक में आपको थोड़े कम अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है बंधन बैंक कमाल कर सकता है। क्योंकि बंधन दोनों बंधन, आरबीएल वगैरह, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की आप कौन कॉल सुनिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। और बंधन बैंक की अंडर परफॉर्मेंस रही है। इनफैक्ट अगर आज बैंक में सबसे ज्यादा भागने वाला बंधन हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे दौड़ लगा सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में ये कि स्टॉक पिछले एक क्वार्टर में काफी तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। आरबीएल काफी तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। तो काफी हद तक कई सारे स्टॉक्स प्राइस्ड इन है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई वजह नहीं इन नतीजों में कि जिसकी वजह से कोई आकर सुबह सुबह बेचेगा, ये बेच देना चाहिए। फॉलो अप बाइंग कितनी आती है वो देखने वाली बात है। चाहे वो कोटक में खाली ये कि सीईओ चेंज होने की वाली बात है तो वो एक थोड़ा और रहेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं फंड मैनेजर हूं तो इन नंबर्स को देखने के बाद और खरीदूंगा और खरीदना। नंबर्स अगर खराब मतलब तो मेरे हिसाब से भागने में बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये अच्छे रह सकते हैं। खराब होने में एक ही बैंक हो सकता है, वो यस बैंक है। नतीजे भी खराब हैं और साथ ही 81 बॉन्ड्स पर जो फैसला आया वो भी इनके अगेंस्ट में। तो ये दो चीज़ें तो यस बैंक तो मतलब, और सबसे बड़ी बात है यस बैंक भागा हुआ स्टॉक है तो ये आराम से अच्छा खासा गिर सकता है। कोई मतलब यहाँ पर तेज गिरावट, और यस बैंक खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन नंबर्स के बाद में, इन दोनों खबरों के बाद में। बाकी रिलायंस नंबर्स मिले जुले हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब है। स्टॉक ऑलरेडी 200-250 रुपये करेक्ट हो चुका है। तो आई थिंक अगर आज नीचे खुलता है रिलायंस इन नंबर्स के बाद तो फिर निचले स्तर से खरीदारी आ जाएगी आपको। अब यहाँ से ज़्यादा खराब नहीं होगा ना, क्योंकि ये नंबर्स प्राइस्ड इन है। इसके अलावा आपका अल्ट्राटेक सीमेंट नंबर्स ढीले ही हैं, मजबूत नहीं है कोई। जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत ख़राब नंबर है, ये गिर सकता है, गिरना भी चाहिए। तो मेटल्स में नंबर्स एक भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और जो भी बाकी नंबर्स हैं मजा सब में ये नंबर्स खराब है, ये घटने चाहिए। एलटीआई माइंट्री हालांकि पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन नंबर हर पैरामीटर में खराब है, और भी पिटाई हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये नंबर्स के हिसाब से बैंक ही हैं जो संभाले हुए हैं सबसे ज़्यादा। मेटल्स है जो खराब है, और सीमेंट में कोई ज़्यादा मजा है नहीं। ठीक है, तो बैंक्स पर ही रखनी है नजर। सारे के सारे बैंक्स आज एक्शन में रहेंगे। आइए नंबर्स को थोड़ी और डिटेल्स में समझें, बाकी नंबर्स आए वो भी जाने, और खबरों पर भी पूरा फोकस है। साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं तैयार। अरमान, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष है हमारे साथ। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स? जी बिल्कुल, आज भी काफ़ी सारे नतीजे हैं जिसमें आपको निफ्टी में एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में अगर आप बात करेंगे वहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन या फिर सिंजीन इंटरनेशनल, टाटा कम्युनिकेशन देख लीजिए, और कैनरा बैंक जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में लिस्ट काफ़ी बड़ी है जिसमें कुछ HFCL, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर, रूट मोबाइल, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ग्लैंड फार्मा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पूना वाला फिनकॉर्पर आदि कई जैसी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। फेडरल मोगल गुड्स की बात करें तो वहाँ पर जो है वो ओपन ऑफर जो है वो बंद होने वाला है, और अमेजोन जो है वो अमेजोन एयर जो है वो लॉन्च करने वाला है, और ये एक्सक्लूसिवली अगर आप जो अमेजोन प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब नतीजों में सबसे पहले निफ्टी में अगर आप दिग्गज जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अगर आप नतीजे देखेंगे वो मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। मार्जिन्स तो हालांकि जो अनुमान से बेहतर हैं, पर दूसरे पैमानों पर अगर आप देखें तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एस्टीमेट से थोड़े कमज़ोर नतीजे हैं। आय में अगर आप देखेंगे लगभग 5.6% की आपको कटौती दिखेगी। मार्जिन्स जो हैं वो 13.6% से बढ़कर 16.2% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं जियो की बात करें तो वहाँ पर आरपू 177.2 से बढ़कर 178.2 पर आता हुआ दिखा है, और रिटेल स्पेस में भी जो है मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस के भी जो मार्जिन्स है वहाँ पर इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, 82.3% से बढ़कर 86.7% पर। और केवी कामत साहब जो है उनको 5 साल के लिए वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नंबर्स जो शुरुआत के बड़े वाले आ रहे हैं। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं?
मॉर्निंग दीप, बड़े वाले नंबर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील भी है। नंबर्स यहाँ पर कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 24% से मार्जिन घटकर सीधा 12% होती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की आय 39,134 करोड़ पर आती हुई दिखी है, जबकि अनुमान 40,663 करोड़ रुपए का था। जहां तक मुनाफे का सवाल है, यहाँ पर तो 90% की कटौती हुई है। 4516 करोड़ के मुकाबले अब केवल 474 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। हमारा भी अनुमान घटने का ही था, बट 1310 करोड़ रुपए का यहाँ पर मुनाफा आने की एक्सपेक्टेशंस थी, उसके मुकाबले 474 करोड़ खराब नंबर्स दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स अनुमान से काफी बेहतर दिख रहे हैं। एनआईआई करीबन 34.5% बढ़कर 16,465 करोड़ पर आई है। अनुमान 15,730 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 34% से ज्यादा बढ़ा है, 8,312 करोड़ पर। कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार था। हमारा अनुमान क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एसेट क्वालिटी फ्लैट रहने का था, उसके मुकाबले कंपनी ने रिलेटिवली बेटर साइड पर आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स है। यहाँ पर एनआईआई लगभग 30% ग्रो कर 5,653 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 2,792 करोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। जीएनपीए भी रिड्यूस हुए हैं, 2.08% से घटकर 1.9%। हमारा एस्टिमेट भी उसी लेवल्स पर था। तो एसेट क्वालिटी अनुमान के मुताबिक आती हुई दिख रही है और कंपनी का मुनाफा और एनआईआई 30% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो नंबर्स भी यहाँ पर अच्छे हैं। साथ ही एसबीआई लाइफ नंबर्स यहाँ पर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अनुमान जितना था उससे बेहतर साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है। नेट प्रीमियम अर्न करीबन 6% बढ़कर 19,171 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है वहाँ पर 0.9% तक की गिरावट होती हुई आ रही है, 8,420 करोड़ पर। वीएनबी हालांकि कंपनी की 31% ग्रो कर 1,510 करोड़ पर आती हुई नजर आई है। जहां तक अल्ट्राटेक सीमेंट का सवाल है, मोस्टली इनलाइन नंबर्स हैं। हालांकि मार्जिन्स अनुमान से कमजोर साइड पर देखने को मिले हैं। 18.6% के मुकाबले मार्जिन्स 15.1%, अनुमान 15.4% का था। कंपनी का मुनाफा 1,063 करोड़ पर आता दिखा है। हमारा अनुमान 1,094 करोड़ रुपए का यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। एफ&ओ स्पेस से बंधन बैंक मिले जुले नंबर्स हैं। एनआईआई लगभग 2% गिरती हुई दिखी है, 2,080 करोड़ पर आई है। अनुमान 2,280 करोड़ रुपए का था। मुनाफा 66% गिरकर 291 करोड़ पर आया है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारा अनुमान 200 करोड़ रुपए का था, उसके मुकाबले 291 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो यहाँ पर फोकस रखिए। एसेट क्वालिटी में भी कंपनी का सुधार आता हुआ नजर आया है। तो बंधन बैंक रिलेटिवली हो सकता है कि आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे। बिल्कुल, इस पर तो हमारी नजर भी बनी हुई है। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईएक्स, जहां पे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो नंबर्स कमजोर है, लेकिन अनुमान के अनुसार आते दिखे। कंपनी की जो आय है वहां पे करीबन 15% की गिरावट है। मार्जिन्स में भी 100 बेसिस पॉइंट का फॉल है, 84% से इस बार कम होकर 83% के आसपास आते दिखे। पेट्रोनेट एलएनजी, जहां पर कंपनी के जो नतीजे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आय थोड़ी सी कम होकर आई है, करीबन 1.5% की गिरावट है, क्योंकि जो वॉल्यूम से वहां पर डिसअपॉइंटमेंट आया है सबसे बड़ा। हालांकि जो मार्जिन है वो पिछले क्वार्टर से थोड़े सुधर कर आए, 7.3% से बढ़कर 10.6% है और अनुमान 9% के आसपास का था। एलटीआई माइंट्री पे देखें तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स थोड़े बेटर है, लेकिन अनुमान से कम है। ग्रोथ अनुमान से कम आई है। कंपनी की आय देखें तो वहां पे 5% से बढ़कर आई है पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन में, लेकिन अनुमान से थोड़ी सी कम है। मार्जिन्स देखें तो 15% का अनुमान था, करीबन 14% के आसपास आए। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें तो 1.9% के आसपास है, अनुमान 3% की ग्रोथ का था। आरबीएल बैंक, जहां पे नतीजे जो देखे वो अनुमान से बढ़िया है और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आते दिखा है कंपनी बैंक के लिए। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 14% से ऊपर है पिछले साल के कंपैरिजन में। प्रॉफिट भी देखें तो 34% की ग्रोथ दिखेगी। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी पिछले क्वार्टर से सुधर कर आए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी 20 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 4.5% से बढ़कर 4.7% इस बार आती दिखी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पे क्वार्टर 3 का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखे तो करीबन 27% की ग्रोथ वहां पर दिखेगी। प्रॉफिट 2 गुना से इस बार बढ़कर आया। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में देखे तो वहां पर भी सिक्वेंशियल बेसिस पिछले क्वार्टर से सुधार दिखेगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी देखे तो 5.98% से बढ़कर 6.36% इस बार आते दिखे। कैश में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पे क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस काफ़ी मिली जुली है, क्योंकि कंपनी की आय में 18% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन्स 42% से डिक्लाइन होकर इस बार 28% के आसपास आए हैं।
ओके, तो नंबर्स की तो लंबी लिस्ट आ रही है, ढेरों कैश रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। अरमान, बताएं आपके पास और कौन से रिजल्ट्स हैं? जी बिल्कुल, यस बैंक के नतीजे आते हुए दिखे थे। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिक्स सेट ऑफ परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। एनआईएस जो है वो हालांकि 11.7% बढ़कर आती हुई दिखी है। और प्रोविजंस की बात करेंगे, प्रोविजंस हालांकि काफ़ी बढ़कर आए हैं, 375 करोड़ से बढ़कर 845 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। और जीएनपीएस अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको अच्छी खासी कटौती दिखेगी, 12.9% से घटकर 2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ यस बैंक में बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको एक झटका लगता हुआ दिखा है, क्योंकि जो 8,415 करोड़ के आसपास के जो 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो करने का जो है वो मामला जो है वो गलत माना गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नतीजे अगर आप देखेंगे एनआईआईज में लगभग 6% की बढ़ोतरी है। और अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा 301 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और जीएनपीएस में और एनएनपीएस में दोनों में आपको थोड़ा बहुत सुधार दिखेगा। एनएनपीएस जो है 2.24% से गिरकर 2.1% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। नेल्को यहाँ पर आय लगभग 3% बढ़ी है। मार्जिन्स में भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा, 19.8% से बढ़कर 20.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। दोडला डेयरी यहाँ अगर आप बात करें तो यहाँ पर नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स में आपको कमजोरी दिखेगी, क्योंकि आय तो 17% बढ़ी है पर मार्जिन्स 9% से कम होकर 7.9% पर आते हुए दिखे। और मुनाफे में अगर आप देखेंगे 30% की बढ़ोतरी है। टांडला प्लेटफॉर्म यहाँ पर अगर आप नतीजे देखेंगे तो आय लगभग अगर आप फ्लैट दिखेगी, लगभग 2% के आसपास की वहाँ पर गिरावट है, पर मार्जिन्स में बड़ा कट दिखेगा, 23% से गिरकर 17% के आसपास आते हुए देखें। इसी के चलते अगर आप मुनाफे की बात करें तो वहाँ पर भी 26% की गिरावट है। और अंत में केमिकल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल आप सभी पैमानों पर देखेंगे आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय में 19% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 4.5% से बढ़कर 10.4% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी 2 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो कैश के नंबर्स ढेरों, वायदा और निफ्टी के भी नंबर्स काफ़ी सारे हैं। कुशल, बताएं खबरें कौन सी हैं आपके पास? खबरों में सबसे पहले तो एफएसएल और टोरेंट पावर पर नजर रखिए, क्योंकि अप्रैल सीरीज से ये एफ&ओ स्पेस से बाहर होते हुए दिखेंगे। साथ ही ओबरॉय रियल्टी इन्होंने अपना Q3 अपडेट जारी किया है, जिसके तहत यूनिट्स बुक्ड लगभग 51% गिरकर 181 पर आया है। एरिया बुक भी यहाँ पर 65% की फॉल आती हुई दिखी है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो बुकिंग वैल्यू है वहाँ पर 68% का कट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स बोर्ड बैठक में यहाँ पर शेयर विभाजन को मंजूरी मिल गई है। एक शेयर अब 10 शेयरों में स्प्लिट होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर फोकस रखिए। साथ ही लाइका लैब्स यहाँ पर नजर रखिए। बोर्ड ने इप्का लैब्स से करीबन 100 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 20 लाख इक्विटी शेयर और 50 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स जारी होंगे। एंड प्राइसिंग आप देखिए 148 रुपए की क्लोजिंग रही है। 139.5 पर यहाँ पर ये डील होती हुई दिखेगी। डेटामेटिक्स ग्लोबल अंत में यहाँ पर मुंबई मेट्रो लाइन 2A और 7 की जो टिकटिंग प्रक्रिया है उसका काम ये देखेगी। आपको याद ही है कि यहाँ पर 19 जनवरी को ये दोनों लाइंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। तो चलिए, ये सारे काउंटर्स हैं, खबर के दम पर, नतीजों के दम पर एक्शन में रहेंगे। बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं इतने सारे नंबर्स पर। आइए इनके बारे में जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, शुरुआत करते हैं टॉप नतीजों पर रिपोर्ट्स के साथ। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दिपांशु। ढेर सारी नतीजों की लिस्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। सीले से जो देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखें, 2443 की क्लोजिंग है। इन्होंने 2970 रुपये का लक्ष्य दिया है। और माने कि स्टैंडर्ड ऑन परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अच्छा देखने को मिला है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, जहाँ पर जो मुनाफा रिपोर्ट किया गया है वो इनके अनुमान से 5% अधिक है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3015 रुपये के लक्ष्य ले। जेफरीज खरीदारी के राय दे रहे, लक्ष्य बढ़ा है लेकिन बहुत कम, 3100 से बढ़ाकर 3110 कर दिया है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो मान रहे कि रोबस्ट परफॉर्मेंस है लेकिन कोई भी लक्ष्य में बदलाव नहीं किया, 2750 रुपये का लक्ष्य किया है। ICICI बैंक यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है। नतीजे काफ़ी बढ़िया और इनफैक्ट लगातार अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 34% की YoY ग्रोथ जो है आपको देखने को मिली है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। डिपॉजिट में भी ग्रोथ तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो 3% के आसपास की है, तो CLSA को नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। 1175 रुपये का लक्ष्य दिया है। और सिटी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1080 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। 1250 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 870 की क्लोजिंग है, 1250 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। इसके अलावा एक और बैंक आज फोकस में रहेगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है लेकिन कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। देखिए CLSA आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट इनफैक्ट इन्होंने थोड़ा सा घटाया है, 2100 से घटाकर 2080 कर दिया है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और 10 रुपये से लक्ष्य इन्होंने भी घटाया है, 2120 से घटाकर 2010 कर दिया है।
और फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कमेंट्री आ रही है वो बढ़िया ही आ रही है। सीएलएसए मान रहे कि नेट इंटरेस्ट इनकम के लिहाज से देखें तो परफॉर्मेंस बीट है। 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो है आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मॉर्गन स्टैनली भी मान रहे हैं कि एसेट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया, तो भरोसा यहाँ पर बना हुआ है ब्रोकरेज कंपनीज़ का। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सीएलएसए बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए 640 रुपये के लक्ष्य के लिए सिटी ने बिकवाली की राय दी है, लेकिन जो लक्ष्य है वो बड़ा है, 625 से बढ़ाकर 675 कर दिया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 741 रुपये के आसपास चल रहा है। सबका मानना है कि नतीजे अगर आप देखें तो थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिले, लेकिन खास बात नतीजों में यह है कि वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी रखिए नज़र, क्योंकि जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 8,300 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो ये तो रहे आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स नतीजों पर। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? जो ढेर सारी रिपोर्ट्स है। बंधन बैंक, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। सीएलएसए देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, 237 की क्लोजिंग है, 320 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है और मान रहे कि एमएफआई स्ट्रेस जो है थोड़ा हटता हुआ नजर आ रहा है और साथ में आरओईज में आगे बढ़त देखने को मिलेगी। जेफरीज भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे 340 रुपये के लक्ष्य के लिए, मान रहे के नतीजे कंपैरेटिवली बेटर है। जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और इनफैक्ट इन्होंने जो लक्ष्य हो 330 से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है, तो बंधन बैंक यहाँ पर भी फोकस रखेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिली है। सीएलएसए ने देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। साथ में अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 710 से बढ़ाकर 720 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 710 रुपये के लक्ष्य के लिए। एसबीआई लाइफ एक और इंश्योरेंस काउंटर है जहाँ पर नजर रखनी है। सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य 1650 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है। मान रहे कि यूलिप्स की बिक्री बड़ी है, जिसके चलते यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है और वीएनबी जो है करीब 3 से 3.5% के आसपास के जो है रिपोर्ट किए गए हैं। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1630 रुपये के लक्ष्य के लिए। आरबीएल बैंक, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 130 रुपये के लक्ष्य के लिए। एलटीआई माइंट्री सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 4,920 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी ने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य 4,190 से घटाकर 4,030 कर दिया है। और अंत में पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखा है 215 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं इस हफ्ते की आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो मेरे को आपकी जो बंधन बैंक वाली कमेंट्री ना वो बहुत पसंद आई है, तो उसको अनिल जी मैंने नोट करा है। आप फिंगर्स क्रॉस रहे हैं कि वो बंधन बैंक में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनिल जी और वो हो जाए। हाँ। तो मजा आ जाएगा अनिल जी। अच्छा, चलिए बढ़िया है। देखो क्या होता है, लेकिन खाली बंधन बैंक में ही मजा क्यों? मतलब ऐसी कोई खास वजह? बाकी भी कमेंट्री मतलब बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं अनिल जी, बंधन बैंक तो देखिए नतीजे निराशाजनक रहे हैं, एक पेसिमिज्म बना हुआ है, तो पॉजिटिव रैली ऑन अ नेगेटिव रिजल्ट अनिल जी कुछ हो जाए। और जो आपने बोला अनिल जी सुन के अच्छा लगा। अनिल जी सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा बोलते हैं अनिल जी, अच्छा नहीं बोलते होते तो उस कुर्सी पे थोड़ा अनिल जी आप बैठे होते, जिनकी नजरें अनिल जी वो पहुंच गए होते। तो अनिल जी मेरे को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगा, मतलब कि एकदम से क्लिक करा। नहीं ठीक बात अनिल जी, आई थिंक अच्छा है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बढ़िया लगा। चलिए अच्छी बात है। देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस पर मार्केट ज्यादा रिएक्शन देता है या फ्यूचर के आगे के आउटलुक पर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, वक्त बताएगा। खाली ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से बढ़ जाएगा, ये मेरा अंदाजा है, सही भी हो सकता है गलत भी, देखेंगे। बताएं बंसल जी आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी पहले अगर सुन लिया होता एक दिन पहले आपका बंधन बैंक का व्यू, तो बंधन बैंक को पिक ऑफ द वीक बनाता। अब तो मैं बना चुका हूँ। पिक ऑफ द वीक है डीवीज लैब, बट बिकवाली की राय है, बेचना है डीवीज लैब को। 3409 3409 का स्टॉप लॉस है, 3266 3266 का टारगेट है। स्ट्रक्चर खराब है, हर रैली पर स्टॉक पर बिकवाली हो रही है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में, इसलिए इसको चूज करा है पिक ऑफ द वीक के लिए ऑन अ सेल साइड। ओके, 3343 ये क्लोजिंग प्राइस है, बेचने की राय 3409 3409 3266 3266 ये है टारगेट आपके लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। हिमांशु जी आप म्यूट है, कृपया अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी देखिए काफी
कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस वॉलेटाइल बाजार में। तो उन हैंडफुल स्टॉक्स में से जो एक खरीदारी के लिए जो एक स्टॉक निकल कर आया है वो है गेल। यहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन से निकलने के लिए तैयार है। तो इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक रहेगा गेल, जिसमें 108 और 110 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 96 यानी कि 96 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के गेल है मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। ओके, गेल में करें खरीदारी। बड़े दिनों बाद किसी की नजरें इनायत हुई है इस शेयर पर, कोई देखता भी नहीं है अदरवाइज, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा देखा है हिमांशु जी ने इस हफ्ते के लिए। आइए कुणाल जी से पूछा जाए उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, खरीदारी की राय है और अब बजट में बहुत कम समय बचा है, तो बजट फेवरेट शेयर पर खरीदारी की राय है। स्टॉक है L&T। मुझे लगता है अनिल जी कि L&T में हालांकि हमने शुक्रवार को एक कमजोरी देखी थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। नीचे के लेवल्स पर L&T को बाय करके चलें तो मुझे लगता है इस सप्ताह एक बड़ा विनर साबित होगा। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 2205 पर। गिरावट में खरीदारी की राय है। 2205 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 2315 रुपए का, दूसरा टारगेट 2350 रुपए का। ये पूरे सप्ताह के लिए लक्ष्य। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद हाथ भी हिला रहे थे। बंसल जी बताएं। अनिल जी मैं बताना चाह रहा हूं कि हिमांशु जी ने गेल में क्या देखा। अनिल जी, हिमांशु जी को खबर मिल गई है कि अनिल जी गेल मेरे पोर्टफोलियो में है। और अनिल जी खास बात क्या है कि देखिए जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आता है वो सबके रडार पर आता है। अच्छा। क्योंकि मेरे स्टॉक अनिल जी मिडिल क्लास वाले होते हैं, सस्ते वाले। कुणाल जी के अनिल जी स्टॉक किसी के रडार पे नहीं आते। अनिल जी गेल मैंने लिया है रिसेंटली, हिमांशु जी को लगता है पता चल गया। और अनिल जी, और ये जो मिडिल क्लास वाले स्टॉक होते हैं ये सबके रडार पर आते हैं। गेल कहां से मिडिल क्लास हो गया भाई साहब? ना किसी गेल के निफ्टी, रडार पर आते हैं। गेल तो निफ्टी का स्टॉक है। हाँ, निफ्टी स्टॉक। गेल तो निफ्टी का स्टॉक है, ये मिडिल क्लास कैसे हो गया? फिर अपर क्लास क्या है फिर? अनिल जी 100 वाला अनिल जी वो अपर क्लास तो कुणाल जी वाले स्टॉक हैं जिसको आदमी बोलते हुए भी घबराता है। मतलब कि ना तो बोल पाता है और बोल पाया तो भी घबराता है कि लेगा कौन इसको। अनिल जी चलिए बढ़िया है। तो गेल खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की। सुमित जी की राय भी जानी जाए। सुप्रभात सुमित जी, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक इस हफ्ते के लिए मैंने सिलेक्ट किया है वो स्टॉक का भाव है 2500 रुपए। स्टॉक का नाम है हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HL के अंदर यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखा के लोअर लेवल्स पे इसने पॉज लिया है और अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 2500 के आसपास या कोई भी 10-20 रुपए का डिप आता है तो स्टॉक के अंदर लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 2440 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है तो वो लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 2600 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 2625 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो इस हफ्ते के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर नजर रखें 2440 के स्टॉप लॉस से 2600-2625 के टारगेट्स के लिए। ओके, HAL ये है स्टॉक इस हफ्ते के लिए खरीदारी करने की राय। आइए सेठी साहब से भी पूछें उनकी पसंद का शेयर। सेठी साहब बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। पहले तो फ्राइडे को यूएस के मार्केट्स में एक अनएक्सपेक्टेड तेजी हुई और खास करके नस्डैक में तो बहुत ही दमदार तेजी देखने को मिली। और ओवर द वीकेंड जो हमारे नतीजे आए, खास करके बैंकों के जो नतीजे आए बहुत ही दमदार थे। तो उसी तर्ज पे आज बाजार पॉजिटिव गैप अप खुल रहा है और मुझे लगता है ये रैली स्ट्रेंथन होनी चाहिए। और वैसे भी अगले सप्ताह एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द रन अप टू द बजट। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू बी स्टेबल एंड पॉजिटिव। अनिल जी, जो मेरी आज की पहली पिक है, स्टॉक का नाम है जो ओवर द वीकेंड नतीजा है ICICI बैंक। बहुत ही दमदार नतीजा है और स्टॉक एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में अंडर परफॉर्म किया हुआ है या बाजार की गिरावट के साथ गिरा हुआ है। करीबन 950 के लेवल से घटते हुए ये 870 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरे इसमें 900 रुपए के टारगेट है और 860 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। इसे बैंक ये है स्टॉक आज नतीजों के बाद मजबूत रहना चाहिए पिक ऑफ द डे के तौर पर। सेठी साहब ने पसंद किया इसे। सेठी साहब बताएं सर, बाकी और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपकी लिस्ट में है इस हफ्ते के लिए या आज के लिए खरीदारी के लिए, आज से या बिकवाली के लिए आज से? बिल्कुल अनिल जी, जो और स्टॉक्स है उनमें जो अगला स्टॉक है वो भी एक बैंकिंग स्टॉक है। बट मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं आज जिसके नतीजे हैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, कैनरा बैंक के नतीजे आज आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे जैसे हमने बाकी के बैंकों से देखे हैं, इवन मतलब भले ही वो प्राइवेट सेक्टर स्पेस से हो या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से हो, हमने फ्राइडे को यूनियन बैंक के नतीजे देखे, बहुत ही दमदार थे। मुझे लगता है कैनरा बैंक के भी अच्छे नतीजे आने चाहिए, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 327 का टारगेट, 315 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो आज नतीजे घोषित करेगी, एक्सिस बैंक। सेम रीजंस, मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहेंगे। 945 का टारगेट, 920 का स्टॉप लॉस।
और चौथा स्टॉक है आईटीसी। मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा। इनके कुछ जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो भी कम हुए हैं, व्हीट के प्राइसेस कुछ कम हुए हैं, प्लस बजट में ऐसे भी माना जा रहा है रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगी, बिकॉज इलेक्शन के पहले का ये फुल फ्लेजेड बजट होगा, अगले साल इलेक्शन है। तो मुझे लगता है आईटीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 342 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस। और फाइनली जो स्टॉक है वो कॉमन हो गया सुमित जी के साथ, हल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर अच्छा करना चाहिए यहाँ से, और एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 2570 का टारगेट, 2480 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय। बाकी 4 और स्टॉक्स रडार पर रखने के लिए। बैंकिंग शेयर पर बुलिश है सेठी साहब, ICICI बैंक के अलावा कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक पसंद है, ITC भी पसंद किया बहुत दिनों बाद, काफी समय बाद, क्या बात है। और HAL कॉमन हो गया है सुमित जी का, और सुमित जी काफी देर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, सेठी जी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुमित जी धन्यवाद देंगे तो ऐसा कुछ बनता नहीं है धन्यवाद देना।